हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पॉड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। माई सेल्फ रंजीत कुमार। स्वागत है सर आप लोगों का आज की संध्या में। आज हम लोग देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कुमार, हिमांशु, गुड इवनिंग। और कौन कौन है भाई ऑनलाइन? जो लोग भी ऑनलाइन हैं उन सभी को मेरी तरफ से वेरी गुड इवनिंग। और कौन कौन है गुड इवनिंग? 3 लोग मुझे शो हो रहे हैं अभी तक, 2 हो गए। हिमांशु ने गुड इवनिंग कर दिया है। और कौन कौन है जल्दी फटाफट? अच्छा, सुधांशु गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सुधांशु। और कौन है भाई? और कौन है? चलिए लो आते रहेंगे। शुरू करते हैं सर आज की क्लास और देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जो प्रीवियस क्वेश्चन पीडीएफ चल रहा था उसका क्वेश्चन बाकी है। हाँ बिल्कुल, उसी के बाद का क्वेश्चन है हिमांशु। ये न्यू सीट है, बिल्कुल ये न्यू सीट है सुधांशु। पिछली बार जो अपन ने किया था उसके बाद दूसरा सीट है ये। ठीक है, ये सीट भी आपको मिल जाएगी आज के साथ, वो अटैच कर देंगे ऑफिस से। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। आज मैं बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर आप लोगों को? ओके, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, मैं थोड़ा इसको जूम कर दूं। ठीक है, माल्थुजियन थ्योरी इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? माल्थुजियन थ्योरी किससे रिलेटेड है? सर ब्राइटनेस थोड़ा कम कर दीजिए हिमांशु, ब्राइटनेस ज़्यादा है। ओके रुक जाओ, एक मिनट, एक मिनट रुको। आ रही है आवाज़ अब? साउंड इज क्लियर? ओके, चलिए सुधांशु, हिमांशु और नवीन, जितेंद्र, चलिए आंसर दीजिए इसका। माल्थुजियन थ्योरी इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? गिव मी आंसर। 1 का डी। सुधांशु ने आंसर दिया है 1 का डी। हिमांशु आंसर दीजिए, गिव मी आंसर। माल्थुजियन थ्योरी इज रिलेटेड टू या इज एसोसिएटेड विथ, बहुत फेमस है, अपन लोग स्कूल में पढ़ा करते थे, माल्थस का सिद्धांत पढ़ते थे ना, बहुत फेमस थ्योरी है ये। चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले ये जो माल्थुजियन थ्योरी है माल्थस के नाम पर है। ठीक है, माल्थस जो है वो एक ब्रिटेन या आप इंग्लैंड के कह सकते हैं, इंग्लैंड के एक नो आइडिया, ठीक है, इंग्लैंड के ये थिंकर है, साइंटिस्ट, जिन्होंने ये थ्योरी दी थी माल्थुजियन थ्योरी। ये रिलेटेड है पॉपुलेशन से, तो माल्थुजियन थ्योरी इज रिलेटेड टू पॉपुलेशन। क्या कहा था? तो इन्होंने एक बुक लिखी थी माल्थस ने, उसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। ये बुक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, और इसी बुक में उन्होंने बताया था माल्थस ने कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो मल्टीपल होता है, जैसे 1 2 4 8 16 32, इस तरह से डबल होता जाता है। ठीक है, और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो है
वो वो डबल नहीं होता है, वो कांस्टेंट उससे कम होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो उनके अनुसार पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो मल्टीपल रिएक्शन के साथ ग्रोथ करता है 10 ईयर्स में, बट उसके प्रोपोर्शनेट जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो उस रेशियो से नहीं होता है, उससे कम रेशियो से होता है। इससे क्या होता है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुआ नहीं और पॉपुलेशन का ग्रोथ डबल हो गया, तो रिसोर्सेज ऑफ जो रिसोर्सेज है उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता पॉपुलेशन में, और वो एक एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है उस कंट्री पर, और उसके डेवलपमेंट में वो एक तरह से ब्रेकर बन जाता है। तो उन्होंने कहा कि भाई पॉपुलेशन, अगर आप चाहते हैं कोई भी कंट्री पॉपुलेशन को इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहता है, तो ये जरूरी है उसके लिए कि वो पॉपुलेशन ग्रोथ का जो मल्टीपल रिएक्शन है उसको कम करे और इकोनॉमिक ग्रोथ के बराबर लाए उसको, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि माल्थस के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था कि पॉपुलेशन ग्रोथ डबल होता है रिएक्शन और उसके प्रोपोर्शनेट इकोनॉमिक ग्रोथ कम होता है, जिसकी वजह से प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो पाता, जिससे आप देखेंगे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरे कई तरह के सोशल जो क्राइसिस है वो हमारे किसी भी कंट्री में उभरती है, ठीक है। तो ये था, आप देखेंगे माल्थस का सिद्धांत, तो इट इज रिलेटेड टू पॉपुलेशन, क्लियर। और ये ब्रिटेन के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये थ्योरी दी थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली इज लिस्टेड इन द डैश लिस्ट गिवन द 7th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। गुड इवनिंग नवीन, गुड इवनिंग रजनीश। चलिए हिंदी दिखा देता हूं आप लोगों को, एक बार इंग्लिश देख लें फिर उसके बाद मैं हिंदी दिखाता हूं। हिंदी इसका, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है, डैश सूची में सूचीबद्ध है, बताइए। ऑप्शन है, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन, और फिर ये हो गया आपका ये इंग्लिश वाला, आंसर कीजिए। इसके साथ मैं आपको सरप्राइज क्वेश्चन पूछूंगा इस क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो 2 का आंसर जो है, बच्चे ब्राइटनेस कम करने के लिए कह रहे थे, हो जाएगा क्या? कैसे? अरे क्यों? बस 2 मिनट, ब्राइटनेस आप कह रहे थे कम करना है, वो ब्राइटनेस थोड़ा सा कम कर रहा हूँ मैं, जिससे जो आप कह रहे थे क्लैरिटी वो हो जाएगी, ठीक है। तो ब्राइटनेस कम कर रहे हैं, टेक्निकल टीम आई है ब्राइटनेस कम करने के लिए, इसलिए 2 मिनट वेट करें, ठीक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो, ब्राइटनेस कम है या ज़्यादा है, बताइए। हिमांशु बताओ, ब्राइटनेस कम है या ज़्यादा है? अब सही है या तो और ब्राइटनेस चाहिए?
हिमांशु, सुधांशु, नवीन, रजनीश, जितेंद्र, हाँ रिप्लाई करो भाई, रिप्लाई करो। क्या हुआ, हैंग कर गया क्या? अब तो साउंड आ रही है ना? नो वर्क, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है ना? अब ब्राइटनेस सही है ना? ठीक है। आइए, अब हम लोग एक नंबर क्वेश्चन पर बात कर चुके थे, अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने दिया था, आपने दिया था क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर दिया था तुम लोगों ने? सबने दिया था डी आंसर, डी, ठीक है, कंकरेंट लिस्ट, यही दिया था ना जी, यही किया था ना आपने आंसर। अब चलिए यहां पर सरप्राइज क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे। पहला सरप्राइज क्वेश्चन, देयर आर 3 लिस्ट, in the constitution। कौन कौन? फर्स्ट यूनियन लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट, तीसरा कंकरेंट लिस्ट। हिंदी में बोलते हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है, इनको हम बोलते हैं ये तीनों को। क्लियर? अब आप देखेंगे, अब मुझे ये बताओ कि यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं? गिव मी आंसर। क्लियर? यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं? नहीं नवीन, 100 तो पहले था, अभी कितना है? राइट नाउ, राइट नाउ कितना है? 100 तो आप देखेंगे ओरिजिनल है। राइट नाउ 98 सब्जेक्ट है यूनियन लिस्ट में, ठीक है, और स्टेट लिस्ट में 59 सब्जेक्ट है, और कंकरेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट है, ठीक है। ये अभी राइट नाउ की बात करते हैं, ठीक है। नवीन 66 जो था वो ओरिजिनल था, उसमें से कई सारी चीजें चेंज हो गई, बट राइट नाउ अभी जो लिस्ट है वो ये है 98, 59 और 52, ठीक है। ये है अभी रिसेंट का, ठीक है। अब आप देखेंगे कि इनमें से जो कंकरेंट लिस्ट है, उस कंकरेंट लिस्ट में ये फैमिली प्लानिंग जो है ये है, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो 12 शेड्यूल्स है, इन 12 शेड्यूल्स में 7 जो शेड्यूल्स है इसमें इसके बारे में, फैमिली प्लानिंग के बारे में मेंशन किया गया है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये है कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। क्लियर? ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, पॉपुलेशन सेंसस इज टेकन वंस इन। पॉपुलेशन सेंसस कितने सालों में होता है? गिव मी आंसर, आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है 10 ईयर्स। एवरी 10 ईयर्स पर हमारे देश में सेंसस होता है, हर 10 साल में, ठीक है, हर 10 साल में सेंसस होता है। और आप देखेंगे अगला क्वेश्चन कुछ इसी से रिलेटेड है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जी कि इंडियाज फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस ऑपरेशन वाज अंडरटेकन इन विच ईयर? बताइए इसका आंसर। 4 का आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ। नवीन ने बी बताया और बाकी लोग आंसर दे, सुधांशु, हिमांशु। ठीक है, राइट आंसर इज बी, 1881।
आप देखेंगे पहला सेंसस 1872 में हुआ था, किसके? तो मेयो के काल में, मेयो के टेन्योर में। दूसरा सेंसस हुआ आप देखेंगे 1881 में, और ये हुआ था रीपन के काल में, रीपन के टेन्योर में, सॉरी 1881 है ना, 1881 में। और ये जो सेंसस हुआ, ये सेंसस को हम बोलते हैं रेगुलर सेंसस। रेगुलर क्यों जी? क्योंकि ये जो 1881 का सेंसस हुआ, उसके एवरी 10 ईयर्स के बाद लगातार सेंसस हो रहे हैं, लगातार 10 ईयर में सेंसस हो रहे हैं। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा आप कि पहला सेंसस 1872 में हुआ था, किसके टाइम पीरियड में? मेयो के काल में। दूसरा सेंसस 1881 में हुआ, किसके काल में? रीपन के काल में। और रीपन के बाद ही एवरी 10 ईयर्स पर सेंसस हो रहे हैं, ठीक है, और अभी चल रहे हैं, ठीक है। क्लियर? तो राइट आंसर इज बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आंसर दीजिए सर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म बताओ। सेज का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेज? गिव मी आंसर। मैं यहाँ पर 4-5 सरप्राइज क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। एक तो सेज और दूसरा आपको आंसर देना है ईपीजेड। इन दोनों का फुल फॉर्म क्या होता है, और उसके बाद ये कब एस्टैब्लिश हुआ, और फिर ये कब एस्टैब्लिश हुआ, ठीक है। भारत में पहला ईपीजेड कब एस्टैब्लिश किया गया था, इन सभी के आंसर देने हैं आपको। ये इसके साथ साथ सरप्राइज क्वेश्चन है आपके लिए, जिसका आंसर आपको देना है। बताइए पहले इसका, बाद में हम आप फुल फॉर्म बता दिए। फुल फॉर्म क्या बताया आपने? अच्छा, सेज का बताया आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बताया आपने। नवीन, और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन नहीं होता है सुधांशु, एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन, एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन होता है ईपीजेड का मतलब, ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन। चलिए, डू यू नो अबाउट दैट? दोनों के बारे में आप लोग जानते हैं। सेज, नवीन, बोथ इन 1991। नहीं नवीन, रॉन्ग आंसर है आपका। ये एग्जाम में तुम्हारे पूछा है कि ईपीजेड भारत में पहले, सबसे पहले कब स्टैब्लिश हुआ था, और इसी को ध्यान में रख के एसीजेड, सेज जिसको हम बोलते हैं, और इसका फुल फॉर्म स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। तो अब मैं, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि सेज और ईपीजेड के बारे में आप लोग जानते हैं? डू यू नो अबाउट दैट? सेज और ईपीजेड के बारे में जानते हैं आप लोग? नहीं। सुधांशु, हिमांशु, आप जानते हैं? नो। डू यू नो? डू यू वांट टू नो लिटिल बिट? डू यू वांट टू नो? क्या जानना चाहते हैं इसके बारे में? यस। चलिए, अब इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमें समझना है कि ये है क्या। चलिए एक बार इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। एक मिनट, चलो मैं इसी पे समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले हम, ओहो, सबसे पहले हम सेज के, और हाँ, अब सही। सबसे पहले हम सेज के बारे में देखते हैं। इसका मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। ये है क्या? तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मोटिव जो है वो है एफडीआई को प्रमोट करना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना, ठीक है। अब थोड़ा सा केयरफुली सुनिएगा इसका मतलब क्या होता है। एफडीआई का प्रमोशन इसका मेन मोटिव होता है सेज का। आप जानते हैं
कि 1991 में हमारे देश में, हमारी कंट्री में हमने न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अपनाए, नई आर्थिक नीति। और इस न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का में 3 चीजें आई, एल, पी और जी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। और इसके थ्रू मास लेवल पर आप देखेंगे हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्लोबलाइज्ड हो गई दूसरी कंट्री से, और हमारे देश में मास लेवल पर इन्वेस्टमेंट शुरू हुआ, ठीक है, फॉरेन कंट्रीज का। अब कोई भी इन्वेस्टर किसी भी कंट्री में तभी इन्वेस्ट करता है जब उसको फेवरेबल सिचुएशन मिलता है, ठीक है। फेवरेबल सिचुएशन मतलब अनुकूल परिस्थितियां, जैसे प्रॉपर एस्क्वायर में एरिया, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर की सप्लाई, स्किल्ड लेबर, ठीक है, और उसके बाद प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन, प्रमोशनल एक्टिविटीज, गवर्नमेंट के द्वारा जो दूसरी फैसिलिटीज है वो सारी चीजें। तो जब ये सारी चीजें उसको मिलती हैं तो कोई भी इन्वेस्टर तुरंत इन्वेस्ट करने के लिए उस देश में तैयार हो जाता है, ठीक है। तो 1991 के बाद जो अपन ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अपनाए, उस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद ये जरूरी था कि इन्वेस्टर्स के लिए हम फेवरेबल कंडीशंस अपने देश में तैयार करें, ठीक है। तो उन्हीं इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एस्टैब्लिश किए। इसके थ्रू आप देखेंगे हर स्टेट के अलग अलग एरियाज में आप देखेंगे एक इकोनॉमिक कॉरिडोर, इकोनॉमिक जोन बनाया गया, जहां पर प्रॉपर जितना लैंड चाहिए स्क्वायर वाइज वो मिला गया, वाटर की फैसिलिटी शुरू की गई, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई दी गई, रोड, मेन रोड से उसकी कनेक्टिविटी की गई, नियर बाई रॉ मटेरियल्स की सप्लाई की गई, उसके बाद मेन ट्रांसपोर्टेशन इजीएस्ट किया गया, कन्वेंशन सेंटर्स बनाए गए ताकि वो अपने गुड्स की ब्रांडिंग कर सके, और गवर्नमेंट के द्वारा सिंगल विंडोज पॉलिसी शुरू की गई, जिसमें अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है तो मल्टीपल ब्रांच, मल्टीपल मिनिस्ट्री या मल्टीपल ऑफिसेज में जाने की जगह एक ही जगह देके वो तुरंत अप्रूवल करा के इन्वेस्ट कर सके। तो हमने फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए एक फेवरेबल कंडीशंस तैयार किए अपने देश में, जिसको हम बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिससे मास लेवल पर हमारे देश में इन्वेस्टमेंट हो, और जब इन्वेस्टमेंट होगा तो फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो लोगों को अच्छी सैलरी मिलेगी, जब अच्छी सैलरी मिलेगी तो उनकी इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, उसके बाद आप देखेंगे सप्लाई भी बढ़ेगी, टैक्स भी पे करेंगे, दूसरी चीज़ों का आप, और मनी का जो फ्लो है वो बढ़ेगा देश में। तो यहाँ पर इस तरह से स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो डेवलप किया गया। क्लियर? सेज की स्थापना फर्स्ट टाइम इन इंडिया 2000 में की गई। 2000 में भारत में पहला सेज बनाया गया स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और आपको एक और चीज बता दूं कि इस समय इंडिया में सबसे ज्यादा सेज जो है तेलंगाना में है। इस समय करेंटली रनिंग सेज जिनकी संख्या 51 है, 57 के करीब में आप देखेंगे सेज जो है वो तेलंगाना में रन हो रहा है। उसके अलावा महाराष्ट्र और कर्नाटक में 51 सेज करेंटली रनिंग है। उसके बाद केरला में 31 और 30 के करीब में सेज जो है वो अभी रन कर रहा है। तो सबसे ज्यादा स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो तेलंगाना में है 57, उसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटका है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मास लेवल पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं। आप देखेंगे इस समय भी जितनी बड़ी कंपनियां हैं वो सारी की सारी साउथ इंडिया में उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग हब बना रखे हैं, और वहीं से थ्रू आउट ऑफ इंडिया उनकी सप्लाई करते हैं या अब्रॉड भी उसकी सप्लाई करते हैं। क्लियर? तो इस तरह से स्पेशल इकोनॉमिक जोन गवर्नमेंट द्वारा डेवलप करके एक इकोनॉमिक जोन बना के, और कुछ आप देखेंगे कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करके अट्रैक्टिव बना के, और हमने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया ताकि वो हमारे देश में अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट करें और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और दूसरी चीजें शुरू हो। ठीक है? तो ये है सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो क्या मैंने आपको बताया अभी कि एक ऐसा जोन, इकोनॉमिक जोन डेवलप करना जहां प्रॉपर वाटर की सप्लाई हो, जहां पर प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो, जहां मेन रोड से कनेक्टिविटी हो, स्किल्ड लेबर हो, वहां पर कन्वेंशन सेंटर्स हो, उसके बाद सिंगल विंडो हो, ठीक है, और अदर फैसिलिटीज हो। तो ये फैसिलिटीज जहां भी मिलती है तो कोई भी इन्वेस्टर तुरंत इन्वेस्ट करने को तैयार होता है। अब मान लीजिए कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको एकदम ऐसे इंटीरियर एरिया में ले जाके लैंड दे दो जहां पर रोड की कनेक्टिविटी नहीं हो, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो, जितना वोल्टेज चाहिए
उसके बाद स्किल लेबर नहीं हो, वाटर की सप्लाई नहीं हो, तो क्या वो इन्वेस्ट करेगा? नहीं। तो इस तरह से हमने फेवरेबल कंडीशंस तैयार किए और एक सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना की। क्लियर? ये है सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सबको आ गया समझ में? डू यू अंडरस्टैंड? सभी लोग रिप्लाई करें। ओके, ठीक है। हिमांशु, जितेंद्र, रजनीश, आप लोगों को समझ में नहीं आया? ठीक है, आ गया। ये है सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब हम बात करते हैं सर, अब बात करते हैं ईपीजेड। ईपीजेड को बोलते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन, ईपीजेड। ये हमारे इंडिया में सबसे पहली बार 1965 में इसको स्टार्ट किया गया था। और ये किया गया था कहां पर? तो कांडला। कहां पर? गुजरात। कांडला गुजरात में हमने एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन डेवलप किया था। फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन कांडला गुजरात में। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ है, कांडला गुजरात का पूछा हुआ है जी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। क्लियर? ये कांडला का पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपने को। एक बात, अब ये एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन क्या होता है? तो वो तो मैंने कहा कि जो सेज है ये हम एफडीआई इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए हम सेज डेवलप करते हैं, जिसको भारत में 2000 में डेवलप किया गया था। ये जो एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन है वो इंडियन जो मैन्युफैक्चरर है, इंडियन भारतीय जो मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, हमारे देश के जो मैन्युफैक्चरर है, उनको एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन ईपीजेड की स्थापना की गई थी। ठीक है, फर्स्ट था कांडला। यहां पर मोटिव क्या है? तो मान लीजिए हमारे देश में भी बहुत सारे अपने देश के इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े, अंबानी है, महिंद्रा है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इनके द्वारा। तो अपने जो इंडियन गुड्स है इनको हम अधिक से अधिक एक्सपोर्ट कर सके दूसरी कंट्रीज को, इसके लिए इंडिया गवर्नमेंट के सहयोग से ईपीजेड एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन की डेवलप किया गया था, जिसमें इंडियंस मैन्युफैक्चर को काफ़ी हेल्प किया गया। उनको ट्रेनिंग दी गई, दूसरे देशों से दूसरे देशों को अपने गुड्स की सप्लाई करना, उनको प्रमोट करना, कन्वेंशन सेंटर्स और दूसरे उनको सब्सिडीज वगैरह, इस तरह की काफ़ी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई थी इस एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन के थ्रू, ताकि वो अपने गुड्स जो इंडियन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं उनको हम अधिक से अधिक दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर सकें। क्योंकि एक तरफ हम अभी इंडियन गुड्स को अगर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे और दूसरी कंट्रीज में बेचेंगे तो हमें फॉरेन करेंसी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश में आएगी। ठीक है, और अगर जितना ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, और इसी की तर्ज पर बाद में हमने इन्वेस्टर्स, दूसरे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हमने 2000 में सेज की स्थापना करी, ईपीजेड के ही तर्ज पर। ठीक है, तो ये हमने एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन डेवलप किया था 1965 में पहली बार। और आप देखेंगे ये इंडियन मैन्युफैक्चर को एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए हमने कुछ फेवरेबल कंडीशंस तैयार किए थे, ताकि अधिक से अधिक इंडियन मैन्युफैक्चर गुड्स की सप्लाई हम दूसरे देशों में कर सके, फॉरेन करेंसी का फ्लो बढ़ा सके अपने देश में। ठीक है, बाद में हमने विदेशी इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए 2000 में सेज की स्थापना की, जिसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्लियर? तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये दोनों ही। क्लियर? तो ये वाला एग्जाम में पूछा है कांडला का कि पहला ईपीजेड कहां स्टैब्लिश किया गया था, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ जी? समझ में आ गया दोनों? अरे हाँ या ना? क्लियर हो गया? चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका राइट आंसर था सी, और उसको वो भी पूछे तो वो भी आप ध्यान में रखिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रोवाइडिंग ऑनलाइन कनेक्शन ऑफ एलपीजी। बताइए आंसर। ये आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो बताइए इसका आंसर बताइए। प्रोवाइडिंग
ऑनलाइन कनेक्शन ऑफ एलपीजी, नवीन बता रहे ए, और कोई? एनीवन एल्स? और कोई? नवीन ने ए आंसर दिया, बाकी लोग क्या ए आंसर सही है? सुधांशु, हिमांशु, रजनीश, जितेंद्र, क्या 6 का ए आंसर सही है या गलत? सुधांशु नहीं पता। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब बताओ कि बीपीएल वालों को फ्री एलपीजी कनेक्शन देने का एक स्कीम चलाया था गवर्नमेंट ने, उस स्कीम का नाम क्या है? नेम ऑफ स्कीम, गिव मी। बिल्कुल, उज्ज्वला योजना, जिसमें गवर्नमेंट ने फ्री जो बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन समझते हैं आप लोग? डू यू नो बिलो पॉवर्टी लाइन? डू यू नो बिलो पॉवर्टी लाइन? देखो, सुरेश तेंदुलकर कमेटी है, उसने रिकमेंड किया था क्या? कैलोरी इनटेक, कि एक आदमी कितनी कैलोरी लेता है उसके आधार पर एपीएल बीपीएल डिसाइड किया जाएगा। तो विलेज के लिए 2400 कैलोरी और सिटी के लिए 2100 कैलोरी बताया गया था। अगर विलेज में कोई रहता है, अगर 2400 कैलोरी से कम अगर लेता है तो वो कम लेता है तो वो बीपीएल है, और ज़्यादा लेता है तो एपीएल है। सिटी के लिए 2100 रखा गया है, इसके ऊपर लेता है तो एपीएल, उसके नीचे लेता है बीपीएल। अब ऐसा क्यों? ठीक है नवीन, बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं इसका आंसर। बिल्कुल, अभी रुको, 2 मिनट वेट करो। तो ये 2400 इसलिए कि विलेज में फिजिकल वर्क लोग ज़्यादा करते हैं और सिटी में मेंटल वर्क करते हैं, इसलिए कैलोरी कम बर्न होती है, तो ये रखा गया। अब देखिए, इसका राइट आंसर सहज ही है। समझ में आ रही बात? इसका राइट आंसर नवीन सहज ही है। ठीक है, सहज ही है। इस सहज योजना के तहत लोगों को ऑनलाइन इलेक्ट्रिसिटी ऑनलाइन गैस कनेक्शन दिया जाता है। राइट आंसर ए ही है। इसके अलावा एक सहज बिजली योजना भी है, ठीक है, जिसमें आप देखेंगे बीपीएल वालों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन दिया जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे उज्ज्वला योजना भी है, जिसके तहत बीपीएल फैमिलीज को, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन की जो फैमिलीज हैं, उनको एलपीजी कनेक्शन फ्री दिया जाता है। आपको मालूम होगा ये जो उज्ज्वला योजना चला था उसमें पेट्रोल पंप मेन रोड्स के होर्डिंग्स पर लगा होता है कि गरीबों के हित में सब्सिडी छोड़े। तो जब आप एलपीजी कनेक्शन बुक करते हैं आईवीआर के थ्रू, तो उसमें बोलता है सब्सिडी लेने के लिए 1 दबाएं, छोड़ने के लिए 2 दबाएं। तो और कई लोगों को कहा गया था कि जिनकी भी इनकम 10 लाख से ज़्यादा है उनको अब सब्सिडी नहीं मिलेगी जो एलपीजी पर मिलती है, क्योंकि एलपीजी जो है वो महंगा आता है, उस पर गवर्नमेंट 150-200 टाइम टू टाइम वेरिएशन होता है, सब्सिडी दे के अपन लोगों को 500 में एलपीजी सिलेंडर प्रोवाइड करती है। तो बीपीएल वालों को फ्री ऑफ कॉस्ट एक सिलेंडर और एक चूल्हा प्रोवाइड कर रही थी गवर्नमेंट, ताकि गाँव में जो लोग लकड़ी और दूसरी चीज़ों पर खाना बनाते हैं, जिससे पॉल्यूशन भी होता है, और जो गाँव में महिलाएं हैं उनको कई तरह की लंग्स की प्रॉब्लम होती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, उससे पूरी तरह से धुएं, स्मोक से पूरी तरह से मुक्त करना था। तो उज्ज्वला योजना के तहत फ्री ऑफ कॉस्ट बीपीएल फैमिलीज को ये कनेक्शन दिया गया। लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन कनेक्शन एलपीजी सहज योजना के थ्रू, कि आप ऑनलाइन सहज रूप से ऑनलाइन कीजिए और आपको आपके घर पे आपको कनेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ए है, सहज योजना। क्लियर?
और ये ध्यान रखना सुरेश तेंदुलकर कमेटी का कि इन्होंने कैलोरी इनटेक का आधार दिया, बेस दिया था, जिसमें गाँव के लिए 2400 और शहरों के लिए 2100 कैलोरी। शहर में 24 से ज़्यादा गाँव में लेता है कोई तो एपीएल है उसके नीचे, लेकिन ये है कहाँ, आप देखेंगे एपीएल बीपीएल नहीं है। गांव में जितने लोग बीपीएल हैं उन सबके, जो लोग भी एपीएल है उन सबके पास बीपीएल का कार्ड है, और जो एक्चुअल में बीपीएल है उसके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बीपीएल वालों को कई सारी फैसिलिटीज दे रखी है। तो जो भी एपीएल में है उसने सबने सेटिंग से बीपीएल के कार्ड ऑलरेडी पीले कार्ड बना रखे हैं। तुम्हारे यहाँ भी होगा, क्या ये बात सही है गलत, बताओ, तुम लोगों ने बनवाए कि नहीं बीपीएल के कार्ड? इज दैट क्लियर और नॉट? अच्छा नहीं बनवाया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बताएंगे सर, भारत नेट प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? भारत नेट प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? भारत नेट प्रोजेक्ट इनमें से किससे संबंधित है? गिव मी आंसर। भारत नेट प्रोजेक्ट इनमें से किससे संबंधित है? हिंदी दिखाऊं एक बार, लो हिंदी देख लो। भारत नेट प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए आंसर। सुधांशु ने सी दिया है, और लोग नवीन, हिमांशु, रजनीश, जितेंद्र, आंसर दीजिए, बताइए सेवेंथ का आंसर। नवीन ने भी सी लगा है, नवीन ने भी सी लगा है। चलिए देखो, इसका राइट आंसर है सी, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू ग्राम पंचायत। ठीक है, राइट आंसर जो है वो है सी, ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी शुरू करें। ये प्लान सर ये बहुत पुराना है, बिल्कुल बहुत पुराना है। इसको शुरू किया गया था 2011 में, ये तुम्हारे एग्जाम में पूछा हुआ है इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। 2011 में इसको शुरू किया गया, लेकिन ये इस पर कुछ काम नहीं हुआ। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई और उन्होंने डिजिटल इंडिया शुरू किया, तो इस डिजिटल इंडिया 2015 में जो शुरू किया गया, इसके तहत इसको बढ़ाया गया आगे और कहा गया कि सभी गांवों में कम से कम 100 MBPS की स्पीड फाइबर नेटवर्क फैलाया जाएगा और 100 MBPS की के ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये आप देखेंगे तो स्टार्ट तो 2011 में है, लेकिन डिजिटल इंडिया मिशन के थ्रू इसके फाइबर नेटवर्क गांव में डेवलप किया गया और अलग अलग गांव में 21 स्टेट में उस समय, सॉरी 21 कह रहा हूं मैं, हाँ 21 स्टेट में उस समय स्टार्ट किया गया था। और धीरे धीरे तो गांव में पूरी तरह से फाइबर नेटवर्क पहुंचा के पूरे गांव को डिजिटलाइज करने की योजना थी ये भारत नेट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये राइट आंसर जो है वो है इसका सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये बताइए, ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिसेंटली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम टू एम्पावर एडोलेंस गर्ल्स? जो एडोलेंट गर्ल होती है, बिल्कुल 100 से 150 MBPS नेटवर्क, ये अभी कितना MBPS आता है? नवीन अभी कितना MBPS मिलता है? चलिए बताइए इसका आंसर। ओके, आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर नवीन ने 8 का आंसर सी दिया है, बिल्कुल। इस क्वेश्चन का आंसर है सबला, सबला योजना। ये इस सबला योजना जो है बॉस, इसका एक और नाम है राजीव गांधी गर्ल एम्पावरमेंट
राजीव गांधी गर्ल एम्पावरमेंट स्कीम, इसको सबला योजना भी कहा जाता है। इसी का नाम चेंज करके इसको सबला योजना कहा गया। मतलब इसको राजीव गांधी गर्ल एम्पावरमेंट भी कहा जाता है और साथ में इसको ये सबला योजना भी कहा जाता है। ठीक है, 2010 में इसको शुरू किया गया था और 200 विलेजेस में इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया था। बाद में ये सक्सेसफुल रहा तो पूरे देश में इसको स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है, तो ये जो एडोलेंट गर्ल हैं उनको एम्पावर करने की कोशिश की गई इसमें। चलिए अगला स्कीम बताइए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताओ। प्रधानमंत्री जनधन योजना इज रिलेटेड टू, ये एग्जाम में पूछा है, इससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन पूछे हैं जी। आपको क्या क्या आंसर देना है, सबसे पहले तो बताना है स्टार्टेड फ्रॉम, कब से, दूसरा थीम ऑफ स्कीम, ठीक है, तीसरा आपको बताना है मोटिव। ये 3 क्वेश्चंस आपको बताने हैं इसका आंसर। जनधन राइट आंसर बताइए। 20 बताओ फटाफट, अभी बता दिया सबने। 9 का बी बताया तुम लोगों ने। चलो अब देखिए मैं समझा रहा हूं आपको। 28 अगस्त 2014 को ये प्लान स्टार्ट हुआ था। इसका नाम था जन धन योजना। थीम क्या था जी, तो ये था फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसका एक्चुअल नेम है फाइनेंशियल इंक्लूजन। और मोटिव क्या है, तो बैंकिंग फॉर ऑल सिटीजन्स एंड स्पेशली पुअर फैमिलीज। देखिए 28 अगस्त 2014 को ये प्लान स्टार्ट हुआ। थीम ऑफ स्कीम था फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय इसको बोलते हैं वित्तीय विनिवेशन कहते हैं हिंदी में। ठीक है, मोटिव था बैंकिंग फॉर ऑल सिटीजन्स एंड स्पेशली फॉर पुअर फैमिलीज। अब समझिएगा इसके अंतर्गत क्या क्या मोटिव्स हैं। पहला, इस स्कीम के तहत कि ये जो जन धन योजना है, तो देखिए इसका नाम ही है जन और धन, जन धन। अब ध्यान से सुनना इस स्कीम के बारे में। इस स्कीम के तहत जितने लोगों ने भी अकाउंट खुलवाए हैं उनको विदाउट एनी कोई डॉक्यूमेंट्स, मतलब सिर्फ आधार कार्ड देना है बैंक में जाके और उस आधार कार्ड से आपका बैंक अकाउंट खोला, कोई फॉर्मेलिटीज नहीं होगी। नॉर्मली पहले अकाउंट कैसे खुलता था, आपको आधार देना है, पैन देना है, 2 गारंटर देना है, ठीक है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती थी, एड्रेस, आईडी प्रूफ। अब इसमें कहा गया कि नहीं, सिर्फ एक आधार कार्ड आपको देना है, आधार कार्ड से आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। इस अकाउंट की खास विशेषता ये है, इसका स्पेशल फीचर ये है कि ये 0 बैलेंस पर खुलता है। मतलब इसमें आपको मिनिमम अमाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे नॉर्मली अगर आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो उसमें आप रूरल और अर्बन एरियाज के हिसाब से 2000 या 1000 आपको मिनिमम मेंटेन करना पड़ेगा बैलेंस, अदरवाइज आपके ऊपर पेनल्टी होगी। लेकिन इसमें था कि 0 बैलेंस पर आपको अकाउंट ओपन होगा, उसके साथ साथ आपको एक एटीएम कार्ड भी मिलेगा। ठीक है, अब इस अकाउंट के साथ 2 बेनिफिट ऐड किए गए। पहला, इस अकाउंट में 5000 रुपए के ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी गई। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए आपके अकाउंट में 0 बैलेंस है तो भी आप अपने अकाउंट से 5000 रुपीज विड्रॉ कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। और 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया गया कि अगर किसी रीजन से आपकी डेथ होती है तो आपको 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा। मतलब दोनों ही तरह से जो पुअर फैमिलीज है, हमारी सोसाइटी के जो वीकर सेक्शन है, उनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया इस जनधन योजना के तहत। क्यों भाई वीकर सेक्शन में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये खासकर वीकर सेक्शन को ही ध्यान में रख के ये जनधन अकाउंट शुरू किया गया था। क्योंकि आज भी हमारे देश में आप देखेंगे
कि 54-55% लोगों के पास ही अकाउंट होल्डर है। बाकी जो पुअर फैमिली है, जो दिहाड़ी पर काम करते हैं, उनके पास कोई अकाउंट नहीं है, और ना ही वो उनके पास इतनी सेविंग्स होती है कि वो अकाउंट में खोल के और अकाउंट में पैसे जमा करा सके। और अगर खुलवा भी लिया तो मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की उनकी हिम्मत औकात नहीं है, जिससे उनको पेनल्टी होती है, तो बैंक अकाउंट नहीं खुलवाते। तीसरा कि बैंक वाले इतनी फॉर्मेलिटीज करते हैं कि वो अकाउंट ही नहीं ओपन कराते। तो ये सारे हर्डल्स खत्म कर दिए गए और कहा जीरो बैलेंस विदाउट एनी फॉर्मेलिटीज, और साथ में दो और फैसिलिटीज दी गई, 5,000 ओवरड्राफ्ट और साथ में 1 लाख रुपए का एक्सीडेंट बीमा, एक इंश्योरेंस। उसके बाद अभी रिसेंटली 2018 में इसमें से जो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी थी वो 5,000 से बढ़ा के 10,000 रुपये कर दी गई। लेकिन कब? जब आप कम से कम 6 मंथ से ज़्यादा अपने अकाउंट मेंटेन रखेंगे तब, ठीक है। अभी आप देखेंगे कि जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो भारत में सारे जो अकाउंट हैं, जो जनधन अकाउंट्स हैं, वो फुल हो गए। एक नंबर में वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल पहला स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा जनधन अकाउंट्स में पैसे डिपॉजिट हुए। दूसरा यूपी, उत्तर प्रदेश, और तीसरा आप देखेंगे राजस्थान। सबसे ज़्यादा जनधन अकाउंट्स में पैसे जमा हुए, क्योंकि 2.5 लाख की इनकी लिमिट होती है। और जो डीमोनेटाइजेशन में जिनके पास भी ब्लैक मनी था उन सबने दे दिया कि लो जमा करो, आराम से निकाल के देना, तो सारे बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर आपको देखेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन मोटिव था। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब वे लोग जो किसी रीजन से बैंकिंग सेक्टर से नहीं जुड़ पाए उनको बैंकिंग सेक्टर से जोड़ना, ये इनका थीम था। मोटिव था कि बैंकिंग फॉर ऑल, स्पेशली फॉर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो हमारी सोसाइटी के वीकर सेक्शन है उनको जोड़ना। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि अभी डीएफएस चल रहा है, डायरेक्ट फंड ट्रांसफर, डीएफटी। गवर्नमेंट अब कोई भी पैसा किसी चैनल के थ्रू नहीं दे रही है। जो भी पुअर फैमिलीज या जो भी किसान योजना या कोई भी स्कीम चल रहा है उसमें डायरेक्टली अकाउंट में उनके पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, ताकि जो बेनिफिशियरी है उसका डायरेक्ट बेनिफिट ले सके। जो मीडिएटर्स हैं वो उनको खत्म करने की कोशिश कर रही। तो इसके थ्रू आप देखेंगे मास लेवल पर, और आपको बताऊं 2 साल के अंदर आप देखेंगे मास लेवल पर इसमें लोगों ने अकाउंट खुलवाए और रिकॉर्ड बीट कर दिया इस जनधन अकाउंट की ओपनिंग में, ठीक है। तो ये एक बहुत एम्बिशियस स्कीम था जनधन अकाउंट, जिसके थ्रू गवर्नमेंट ने, आप देखेंगे कि काफी सारे जो मोटिव्स थे उसको पूरे किए। क्लियर? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो फाइनेंशियल इंक्लूजन कह लीजिए या फाइनेंशियल सर्विस या सपोर्ट कह लीजिए। तो राइट आंसर इज बी, ठीक है। क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट जी? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सुधांशु, हिमांशु, जितेंद्र, रजनीश, क्लियर? चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा है। मिशन इंद्रधनुष कैंपेन इन इंडिया इज एसोसिएटेड विथ, बताइए इंद्रधनुष मिशन जो है वो भारत में किससे रिलेटेड है? मिशन इंद्रधनुष कैंपेन इज इन इंडिया इज एसोसिएटेड विथ, हिंदी दिखाऊं? देखो हिंदी देखिए, बताइए आंसर इसका। नवीन, नवीन आंसर दो। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। सुधांशु ने सिर्फ आंसर किया है। नवीन, हिमांशु, जितेंद्र, रजनीश, आंसर कीजिए आप लोग, बताइए फटाफट। नवीन ने भी डी आंसर किया है, नवीन ने भी डी आंसर किया है इसका, बताइए सर। अच्छा ये बताओगे कि ये जो मिशन है व्हेन वाज स्टार्टेड फ्रॉम? स्टार्टेड फ्रॉम देखिए ये मिशन इंद्रधनुष जो है इट इज रिलेटेड टू वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रेन।
ठीक है। वैक्सीनेशन अब जेपी नड्डा उस समय थे हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने ये स्टार्ट किया था इन लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। आप देखेंगे इसका मतलब है हमारे देश में बहुत सारे बच्चे प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं कराते, स्पेशली विलेज एरियाज में जो पुअर फैमिली के लोग हैं उनको वैक्सीनेशन के बारे में पता नहीं है। तो आप देखेंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं वहाँ पर गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट ये बेसिक जो वैक्सीनेशन होता है वो करती है, लेकिन फिर भी लोग अवेयर नहीं है। इसकी वजह से जब बच्चे 4-5 साल के होते हैं तो उनको कई सारी प्रॉब्लम्स होती है, जिसमें पोलियो है, खसरा है, टीवी है, बहुत तरह के वैक्सीनेशन होते हैं, हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, उनको हेपेटाइटिस हो जाता है। तो ऐसे कई सारे वायरल और आप देखेंगे वायरस और बैक्टीरियाज के थ्रू होने वाले डिजीज़ हैं जो लंबे टाइम से हमारी कंट्री में चल रहे हैं। तो उनको दूर करने के लिए अभी WHO और साथ में भारत सरकार भी जुड़ के काम करी, तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये वैक्सीनेशन किए जाते हैं। और गाँव में अवेयर नहीं होने की वजह से कई लोग प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं कराते। तो ये मिशन स्टार्ट किया गया, मिशन इंद्रधनुष। इस मिशन के थ्रू ये कोशिश की गई, मोटिव था कि 100% वैक्सीनेशन नहीं होना चाहिए, एक अवेयर कैंपेन चलाया जाए, लोगों को बताया जाए कि बच्चों के लिए 5 साल तक के लिए जो नीचे बच्चे हैं उनके लिए ये वैक्सीनेशन कितना इंपॉर्टेंट है, जिससे वो कई सारी जो डेंजर बीमारियां हैं उनसे बच सकते हैं, क्रॉनिक डिजीज है उनसे वो बच सकते हैं। तो ये एक अवेयर कैंपेन चलाया गया इंद्रधनुष के नाम से, और इसमें गांव गांव शहर शहर गली कुछ हर जगह घूम घूम के इस कैंपेन के बारे में बताया गया कि वैक्सीनेशन कराना है और आपको सारी वैक्सीनेशन प्रॉपर टाइम पर लेना है। तो ये इंद्रधनुष मिशन शुरू किया गया। सर ये पेपर 2000 का है क्या? हाँ, पुराने पेपर्स के हैं, अपन पुराने पेपर्स जो उठाए ना उन्हीं पेपर्स के क्वेश्चंस हैं ये नवीन, ठीक है। आइए, लेकिन अभी भी ये स्कीम चल ही रहा है, इंद्रधनुष चल ही रहा है अभी ये, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बताइए जी। डॉट स्कीम बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्स एट सेटिंग अप द ऑर्गेनाइज्ड रूरल पंचायत इन ऑर्डर टू मेक द विलेज मोर सेल्फ सस्टेन्ड। बताइए, हिंदी दिखाता हूं इसको। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई डैश योजना का उद्देश्य गांव को अधिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए। सुधांशु, एटलीस्ट 6 मंथ्स चाहिए अपने को, मतलब जब आपका एग्जाम होगा उससे 6 मंथ्स का आपको अपडेट होना पड़ेगा मिनिमम। और अगर आपके पास और मोर एंड मोर टाइम और ज़्यादा टाइम है तो आप 1 साल का देख सकते हैं, बट वी हैव 6 मंथ्स मस्ट, मतलब कम से कम 6 मंथ्स का हमारे पास होना चाहिए। 6 मंथ्स का करंट इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, चलिए बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई डैश योजना का उद्देश्य गांवों को अधिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक संगठित ग्रामीण पंचायत की स्थापना करना है। ए, बिल्कुल नवीन, रजनीश बिल्कुल। इसका राइट आंसर जो है वो है ग्राम उदय से भारत उदय तक। ये शुरू किया गया बॉस 125th एनिवर्सरी थी किसकी? 125th किसकी? अंबेडकर की। और उन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पर इसको लॉन्च किया गया, ग्राम उदय से भारत उदय अभियान। मतलब गवर्नमेंट का मोटिव है कि विलेज जो है वो अवेयर हो, विलेजेस का डेवलपमेंट हो, और जब गांव विकसित होंगे, गांव विलेज डेवलप होंगे तो ऑटोमेटिकली भारत का भी डेवलप, इंडिया का भी डेवलपमेंट होगा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125th बर्थ एनिवर्सरी पर यह मिशन शुरू किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ग्राम उदय से भारत उदय अभियान, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बताइए। डैश स्कीम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड इक्वल प्राइमरी एजुकेशन टू ऑल बर्डिंग चिल्ड्रन अक्रॉस इंडिया। गिव मी आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दो। नवीन, सुधांशु, हिमांशु, रजनीश, जितेंद्र। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए। हिंदी दिखाओ इसका। भारत के सभी बच्चों को समान रूप से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो,
इस उद्देश्य से केंद्र सरकार ने कौन सी योजना चलाई है? बताइए। नवीन ने आंसर दिया है डी। और कोई? नवीन और सुधांशु ने भी दिया है डी। रजनीश ने भी दिया है डी। वेरी गुड, राइट आंसर है आप लोगों का। राइट आंसर इज विद्यांजलि। 2016 में ये प्रोग्राम चलाया गया था। ये है क्या भाई? तो आप देखेंगे कि स्कूल वॉलेंटियर प्रोग्राम है ये, ठीक है। स्कूल वॉलेंटियर प्रोग्राम मतलब आप शिक्षक बने बिना, टीचर बने बिना, आप अगर पढ़ाने का स्किल रखते हैं तो आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो स्कूल वॉलेंटियर प्रोग्राम के तहत इसको शुरू किया गया था। विद्यांजलि, विद्या का अर्जन कीजिए आप दूसरे। ऐसे बच्चे जो पढ़ नहीं पाते हैं, आप उनको जाके उनके गांव, उनके क्षेत्रों में बिठा के उन बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जो भी अपने अगर एजुकेटेड पर्सन है, अगर वो चाहता है कि किसी को मोटिवेट करना और पढ़ा के उसको, उसकी लाइफ को सक्सेसफुल बनाना या सक्सेस कराना, तो वो ऐसे कर सकता है। तो ये आप देखेंगे स्कूल वॉलेंटियर प्रोग्राम था, जिसके थ्रू जो लोग भी एडुकेटेड थे उनको वॉलेंटियर के तौर पर पेश करना था और फिर उनको जाके ऐसे बच्चों को पढ़ाना जो पढ़ नहीं पाते, ठीक है। तो एक वॉलेंटियर प्रोग्राम के तहत ये विद्यांजलि योजना गवर्नमेंट ने 2016 में शुरू की थी। तो राइट आंसर इज डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक क्रियाकलापों में अल्पकालिक संकुचन और विस्तार को क्या कहते हैं? हिंदी था ये, इंग्लिश देखिए। शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्शंस एंड एक्सपेंशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कॉल्ड। बताइए। शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्शंस एंड एक्सपेंशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कॉल्ड। गिव मी आंसर of question number 13. Contraction and expansion economic activities are called. What is the right answer? 13 का आंसर दीजिए नवीन। नवीन ने आंसर दिया है डी और रजनीश ने नहीं दिया है। सुधांशु आप आंसर दीजिए। सुधांशु, हिमांशु आंसर दीजिए। सुधांशु और हिमांशु। सुधांशु ने भी डी दिया है, लेकिन क्वेश्चन मार्क लगा दिया है कि सर मे बी हो सकता है और नॉट, ठीक है। तो आप लोगों के सभी के आंसर गलत नहीं है, नॉट श्योर। राइट आंसर इज डी, द बिजनेस साइकिल है बॉस। बिजनेस साइकिल में क्या होता है? तो बिजनेस कभी अप होता है, कभी डाउन होता है। इसको हम इकोनॉमी के टर्म में कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब आप देखेंगे स्लो डाउन है, ठीक है। और एक्सपेंशन का मतलब स्लो डाउन और एक्सपेंशन का मतलब ग्रोथ, ठीक है। तो आप देखेंगे कि अगर जो कभी बिजनेस बढ़ रहा है या कभी कम हो रहा है, ये दोनों ही चीजें किसी भी बिजनेस का या इकोनॉमी का एक टर्म है कि हमेशा बिजनेस ग्रो ही नहीं करता रहेगा। कभी बिजनेस स्लो डाउन भी हो सकता है, कभी एक्सपेंड भी हो सकता है। तो जो स्लो डाउन होता है और जो एक्सपेंड होता है, उसी को इकोनॉमी के टर्म में कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर इज टी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विच रिप्लेस्ड गैट हैज इट्स हेडक्वार्टर। बताइए। हिंदी दिखा दो इसका। हिंदी, विश्व व्यापार संगठन जो अब गैट के स्थान का है, मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर बताइए। सबसे पहले तो ये बताओ, ये है क्या? गैट का एस्टेब्लिशमेंट ईयर बताना है आपको, ठीक है। और हेडक्वार्टर बताना है। दूसरा बताना है आपको WTO के बारे में, एस्टेब्लिशमेंट ईयर, और फिर बताना है इसका HQ, ठीक है। बताइए। ये इस क्वेश्चन के साथ साथ
आपको मैंने ये 2-4 क्वेश्चंस और दे दिए। बताओ आंसर इसका, आंसर बताइए इसका। एक तो पहले आप लोगों का सबका आंसर रॉन्ग है, एक का आंसर, अच्छा किस, अभी बताता हूँ किसका आंसर सही है गलत है। एक आदमी ने इसमें रॉन्ग आंसर दिया है, नाम अभी मैं डिस्क्लोज करूंगा। बताओ बताओ जल्दी, इसका जो मैंने लिखे हैं उसके बारे में बताइए जल्दी। बताओ जल्दी। नाइनटीन 55 हेडक्वार्टर जेनेवा। नवीन रॉन्ग आंसर है। सुधांशु गेट हेडक्वार्टर जेनेवा, एस्टेब्लिशमेंट 1947। देखिए गैट इसको बोलते हैं हम लोग जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक उरुग्वे राउंड हुआ था, उसी उरुग्वे राउंड में डिसीजन लिया गया था कि कुछ कंट्रीज जो अभी रिसेंटली कुछ कंट्रीज जो ट्रेड कर रही हैं, ठीक है, तो उस समय कुछ 23 कंट्रीज के लिए का एक ग्रुप तैयार किया गया जो जिन कंट्रीज का ट्रेड मॉनिटर करेगी और उनको प्रमोट करेगी ट्रेड करने के लिए। तो उन 23 कंट्रीज के साथ 1947 ईस्वी में जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड की स्थापना की गई, जो इन कंट्रीज को ट्रेड करने में कोऑपरेट करेगी और इनके कुछ नॉर्म्स बनाएगी, कंडीशंस बनाएगी, जिसमें ये पीसफुली एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सके। धीरे धीरे वर्ल्ड ट्रेड बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते आप देखेंगे बहुत सारी कंट्रीज आपस में एक दूसरे से लिंकअप होने लगी और एक दूसरे के साथ ट्रेड करने लगी। तो टाइम आया, आप देखेंगे कि 47 और इसका है जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो टाइम आया 1995 का। तो ये जो गैट था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ये अब वैल्यूएबल नहीं रह गया, तो इसको कन्वर्ट करके बना दिया गया WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 1995 में इसको स्टैब्लिश किया गया और इसका हेडक्वार्टर भी कहां पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, इस समय WTO वर्ल्ड की ऑलमोस्ट जो कंट्रीज हैं उन सभी कंट्रीज के लिए आप देखेंगे रूल रेगुलेशन और टर्म्स कंडीशंस बनाता है और सभी कंट्रीज एक दूसरे के साथ पीसफुली ट्रेड करें बिना बायस्ड होके, बिना किसी को अफेक्ट किए हुए, इनके लिए अब नॉर्म्स और पॉलिसीज फॉर्म करता है। अगर कोई भी देश ट्रेड पॉलिसी को ब्रेक करता है तो उस पर बैरियर लगाता है WTO, अर्थात सभी वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज के जो ट्रेड होते हैं उनको मॉनिटर करता है और उनको आप देखेंगे उनको पीसफुली ट्रेड करने के लिए प्रमोट करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप देखेंगे गैट कन्वर्ट हो गया WTO में। WTO गैट से बना कब, 1947 में तो गैट की स्थापना हुई थी और 1995 में गैट कन्वर्टेड इन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO का हेडक्वार्टर जेनेवा में है और गैट का भी हेडक्वार्टर कहां था, जेनेवा। तो ये दोनों ही बातें आपको ध्यान में रखनी है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बताएंगे सर। द ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक इज हेडक्वार्टर एट, कहाँ है ब्रिक्स बैंक का जो एक बैंक है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बताइए। बताओ 15 का ए।
ये 3 क्वेश्चंस का आंसर आपको करना है। पहला, ये एस्टैब्लिश कब हुआ? ये एनडीबी, नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक, फर्स्ट प्रेसिडेंट इसके कौन थे, और किस ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस के बाद ये डिसाइड किया गया था कि हम एनडीबी बनाएंगे, न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाएंगे? गिव मी आंसर। सुधांशु, वेरी गुड। इन विच ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस? In which BRICS conference? नवीन, आंसर दीजिए। कॉन्फ्रेंस नहीं पता, ठीक है मैं बताता हूं। देखो, ब्राजील में एक जगह है फोर्टालेजा, ठीक है, और यहां पर कॉन्फ्रेंस हुआ था, 6th कॉन्फ्रेंस ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज। ब्रिक्स के बारे में आप लोग जानते हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। पहले ब्रिक था, बाद में साउथ अफ्रीका को जोड़ा गया, ठीक है। इन लोगों ने मिलकर 6th कॉन्फ्रेंस किया, और 6th कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया कि अपन लोग क्या करेंगे, तो एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना करेंगे, जो हम लोगों को इकोनॉमिकली सपोर्ट करेगा। सभी कंट्रीज जो भी इसके मेंबर कंट्रीज है वो फाइनेंशियली सपोर्ट ले सकते हैं इसके थ्रू। तो इसको स्टैब्लिश किया गया 2014 में, और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे केबी कामत। आपने नाम सुना होगा, ये पहले अपने चीफ थे किसके? पीएनबी के, पंजाब नेशनल बैंक के, ठीक है। और ये 6th ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस के बाद डिसीजन लिया गया, और वो कहां पर हुआ था? तो ब्राजील के फोर्टालेजा में कॉन्फ्रेंस हुआ था, और उसी फोर्टालेजा कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया गया था कि अब हम एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाएंगे, जो इकोनॉमिकली एक दूसरे को सपोर्ट करेगी। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट केवी कामत बनाए, और फर्स्ट लोन लेने वाला कंट्री भी इंडिया ही था, जिसने एनडीबी से लोन सैंक्शन करवाया था अपने डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। चलिए, ये तो हो गई बात इस क्वेश्चन की। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 16, गिव मी आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का, स्पेशल ड्राइंग राइट्स वेयर क्रिएटेड बाई। स्पेशल ड्राइंग राइट्स इज क्रिएटेड बाई, गिव मी आंसर। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं SDR। SDR बोलते हैं जी शॉर्ट में इसको हम, SDR। गिव मी आंसर नवीन। SDR, डू यू नो अबाउट SDR? क्या SDR के बारे में जानते हैं आप? बताओ। आंसर तो दे दिया सुधांशु और नवीन ने, बट क्या आप SDR के बारे में जानते हो? तो फिर आंसर कैसे पता? डिटेल में नहीं, डिटेल में नहीं, फिर तुम लोगों ने आंसर कैसे लगा दिया? बोलो बोलो, आंसर कैसे लगा दिया? किया है ये क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन किया है इसलिए पता है। अब इसका आंसर, अब एक्सप्लेनेशन समझ लो। शॉर्ट में स्पेशल ड्राइंग राइट्स को SDR बोलते हैं, ठीक है। इसको शॉर्ट में SDR बोलते हैं, ठीक है। अब ये है क्या भाई? तो इसको शुरू किया था IMF ने, कब? 1969 में, इस SDR को। ये है क्या? तो ये एक स्पेशल करेंसी रिजर्व है, ठीक है। स्पेशल करेंसी रिजर्व है, किसके द्वारा? IMF के द्वारा। कैसे? तो ये इंटरनेशनल लिक्विडिटी इंटरनेशनल लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए होता है, ठीक है भाई। IMF ने पहली बार 1969 में
एक स्पेशल ड्राइंग राइट शुरू किया, जिसके तहत स्पेशल करेंसी रिजर्व अपने पास रखना शुरू किया, ताकि अगर कभी इंटरनेशनली लिक्विडिटी की कमी हो तो उस लिक्विडिटी के लिए ये इसको एसडीआर को जारी करके और मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में लिक्विडिटी को मेंटेन किया जा सके, मतलब करेंसी के फ्लो को मेंटेन किया जा सके। हालांकि जो डॉलर है उसी पर इंटरनेशनल ट्रेड होता है और वो करेंसी उसके थ्रू मेंटेन करती है। ये एसडीआर के बारे में सभी लोग नहीं जानते, मतलब ये मार्केट में नॉर्मली पॉपुलर करेंसी नहीं है, लेकिन ये इसको आईएमएफ के द्वारा शुरू किया गया था और इसका मोटिव था कि अगर मान लीजिए कभी बाय द वे मनी की फ्लोटिंग कम हो गई इंटरनेशनल मार्केट में, तो उस लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए ये एक करेंसी, रिजर्व करेंसी शुरू किया था। किसने? आईएमएफ ने। क्लियर? समझ में आई बात? क्लियर हुआ जी? यस और नो? अब देखिए आईएमएफ कब एस्टैब्लिश हुआ था जी? व्हेन वाज एस्टैब्लिश? बताइए कब एस्टैब्लिश हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहां है आईएमएफ का? When was established IMF? हेडक्वार्टर, इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1945 और इसका हेडक्वार्टर कहां है जी? वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी में है। डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया और वॉशिंगटन अमेरिका, इसका है हेडक्वार्टर है आईएमएफ का। ठीक है, और ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए मेंबर ऑफ G8? इनमें से कौन G8 का मेंबर नहीं है? बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ G8? कौन इनमें से G8 का मेंबर नहीं है? गिव मी आंसर। रॉन्ग। वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ में डिफरेंस। नवीन पूछ रहे हैं वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में डिफरेंस। ये जो है आप देखेंगे कंट्रीज के डेवलपमेंट के लिए, स्पेशली जो पुअर, मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके डेवलपमेंट के लिए फंड देता है। ठीक है, आईएमएफ जो है ये जब आप करेंसी प्रिंट करेंगे, कोई भी कंट्री करेंसी प्रिंट करता है तो उसके लिए आपको 200 करोड़ रुपीस का आपको अमाउंट जमा करना पड़ता है, जिसमें 185 करोड़ का आपको गोल्ड जमा करना पड़ेगा और 15 करोड़ का आपको फॉरेन करेंसी जमा करना पड़ेगा। और ये कहाँ जमा होता है? आईएमएफ के पास। आईएमएफ ये अमाउंट जमा करने के बाद ही आपको करेंसी प्रिंट करने की परमिशन मिलती है और उसको वैलिडेट किया जाता है। इसके साथ साथ ये भी आप देखेंगे जो मेंबर कंट्रीज हैं उनको उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए लोन सैंक्शन करता है। तो काम ऑलमोस्ट एक जैसा ही है वर्ल्ड बैंक, ये डेवलपिंग कंट्रीज का और ये अपने मेंबर फाउंडर कंट्रीज को सपोर्ट करता है। क्लियर? और ये अच्छा एक चीज, ये नई चीज ध्यान रखना भाई, हमारे देश में जो करेंसी प्रिंट होती है वो ऐसा ही नहीं है कि कोई भी करेंसी प्रिंट हो जाती है। डू यू नो अबाउट दैट? ये जो बताया जिसके बारे में जानते हो क्या? ये 200 करोड़ का जानते हो क्या पहले? नहीं, नो। देखो पहले भाई किसी भी देश में जो करेंसी प्रिंट होता है तो उस करेंसी को कैसे आप वैलिड करेंगे, मतलब उसके प्राइस को कैसे वैलिड करेंगे? भाई मान लो 100 रुपए है तो 100 रुपए की वैल्यू इंटरनेशनल लेवल पर कैसे वैलिड होगी? भाई ऐसे तो होता कि मान लो जिसके पास जितना कागज है वो उतना प्रिंट करके और उतना ज्यादा अमीर हो जाता है। जैसे अपन बचपन में मनोरंजन बैंक या चिल्ड्रन बैंक का नोट लेते थे ना, कि जिसके पास जितना कागज है वो इतना अमीर हो गया। तो चाइना के पास सबसे ज्यादा कागज है तो चाइना सबसे ज्यादा अमीर होता, यही होता ना जी। तो किसी भी कंट्री के करेंसी की वैल्यू कैसे डिसाइड होती है? तो पहले था हमारे देश में कि प्रोपोर्शनेट डिपॉजिट सिस्टम था। प्रोपोर्शनेट डिपॉजिट सिस्टम मतलब कि जितना आप नोट छापेंगे
उसके बराबर गोल्ड और फॉरेन करेंसी गोल्ड जमा करेंगे, ठीक है। लेकिन 1957 के बाद ये टर्म चेंज हो गया और कहा गया कि नहीं, MRS आ गया। MRS का मतलब होता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ठीक है। इस मिनिमम रिजर्व सिस्टम के थ्रू IMF ने 200 करोड़ रुपीस, तो जैसे मान लो आप नोट छापना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 200 करोड़ रुपीस जमा करना पड़ेगा IMF के पास, जिसमें 185 करोड़ का गोल्ड, 185 करोड़ का और 15 करोड़ की फॉरेन करेंसी, इट मींस डॉलर, आपको जमा करना पड़ेगा। उसके बाद अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उतनी करेंसी प्रिंट कर सकते हैं, जिस करेंसी प्रिंट कर सकते हैं जो वैलिड होगी, ठीक है। तो ये अभी हमारे देश में सिस्टम चल रहा है। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा कि अभी हमारे मिनिमम रिजर्व सिस्टम के थ्रू 200, जब भी गवर्नमेंट नया नोट छापेगी तो उसके बदले गवर्नमेंट को ये अमाउंट IMF को पे करना पड़ता है। क्लियर? समझ में आई बात? अरे आई कि नहीं आई? सुधांशु, क्लियर हो गया? चलिए अब ये इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। गिव मी आंसर ऑल मेंबर ऑफ G8। सुधांशु रॉन्ग आंसर है। अब तुमको मैं सीधे सीधे बताता हूं, कंफ्यूज मत होना। अच्छा अच्छा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बिल्कुल। हिंदी और इंग्लिश अलग अलग कर दिया है इन्होंने। इसके अकॉर्डिंग बताओ, उसमें एक बी ऑप्शन में आप देखेंगे इंग्लैंड दिया है, इसमें सोवियत रूस है। अब इसके अकॉर्डिंग बताइए, इसके अकॉर्डिंग सुधांशु, इसके अकॉर्डिंग बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। राइट आंसर इज डी, सोवियत रूस। इसको हम बोलते हैं USSR। रसिया सबसे लास्ट में G8 में जुड़ा था, ठीक है। अब ये है क्या G8, तो ये डेवलप्ड कंट्रीज का एक ग्रुप है, ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज का। अब इसमें कौन कौन सी कंट्री थे जी, आप देखिएगा। पहले ये इसको स्टैब्लिश किया गया 1975 में। इसमें 1975 में ये 6 डेवलप्ड कंट्रीज का एक ग्रुप था। 1975 में ये G6 था, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि 1976 में इसमें कनाडा ऐड हो गया, ठीक है। तो ये बन गया अब G7। और फिर ये हो, इसके बाद आप देखेंगे G8 बना रसिया के ऐड होने के साथ। कब? तो 1997 में इसमें रसिया ऐड हुआ इस G7 के ग्रुप में। और G7 में रसिया ऐड होने के बाद 1997 में ये बन गया G8। तो ये डेवलप्ड कंट्रीज का एक ग्रुप है जो इकोनॉमिकली, सोशली एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं और उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं उनके डेवलपमेंट में और इकोनॉमिकल फैक्टर्स में, ठीक है। तो राइट आंसर इज USSR, सोवियत रूस। और बाकी राइट नाउ देयर आर 8 कंट्रीज इन G8, ठीक है। तो ये है, ये डेवलपमेंट आपको ध्यान रखना है। तो 1975 में 6 डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा इसको फाउंड किया गया। 76 में कनाडा जुड़ गया तो G7 बन गया। और फिर 1997 में रसिया जुड़ गया इसमें, तो ये बन गया G8। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्टेल? विच ऑफ द
फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ कार्टेल? किसका एग्जाम्पल है कार्टेल? गिव मी आंसर। कार्टेल की आंसर दो। सुधांशु बता रहे हैं बी। बी सुधांशु बता रहे हैं, ठीक है। और लोग, नवीन ने भी 18। 18 का बताइए नवीन। अभी तो बी लिख रहे थे सुधांशु आप। अच्छा हिंदी दिखाऊं? लो हिंदी देख लो। कौन सा उत्पादन संघ का उदाहरण है? कौन सा उत्पादन पहले का था? बी। अच्छा पहले का सुधांशु था, ठीक है। इसका आंसर बताइए। देख लिया नवीन? हिंदी देख लिया नवीन? इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरबिया और वेनेजुएला, ठीक है। ये कुछ 5 कंट्रीज थी जिन्होंने मिलके ये शुरू किया था फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट को सप्लाई करने के लिए। एक सप्लाई चेन डेवलप किया था ओपेक के नाम से, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया था ओपेक, ठीक है। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1960 और वियना ऑस्ट्रिया इसका कैपिटल है। बट ओपेक में कुछ और कंट्रीज भी बाद में ऐड हो गई हैं इस समय राइट नाउ। तो उन जो अभी जो कंट्रीज ऐड हुई हैं उसमें यूएई, लीबिया, अल्जीरिया और नाइजीरिया। यूएई, लीबिया, अल्जीरिया और नाइजीरिया, ये इस समय इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये सभी के सभी कंट्रीज जो है ये पेट्रोलियम जो एक्सपोर्ट है उसकी सप्लाई करते हैं। मतलब एक ग्रुप बना रखा है सभी ने मिलकर। अगर कोई भी किसी का भी हित पर अटेंशन अगर डाइवर्ट होता है या कुछ भी होता है तो ये सभी कंट्रीज मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करती है और इन्होंने इस ग्रुप के थ्रू पूरे वर्ल्ड को ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सप्लाई करती हैं। तो ओपेक ध्यान रखेंगे 1960 वियना ऑस्ट्रिया इसका है। इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरबिया और वेनेजुएला, ये मोस्ट ऑफ दी वो कंट्रीज है जहाँ सबसे ज्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की का प्रोडक्शन होता है और पूरे वर्ल्ड की सप्लाई करते हैं। इवन अपने कंट्री में भी सबसे ज्यादा अपन लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट ओपेक कंट्रीज से खरीदते हैं। अभी कई बार अमेरिका इनको थोड़ा सा आप देखेंगे दबाने की कोशिश कर रहा है कि वो अपने देश से इनको पेट्रोलियम प्रोडक्ट को सप्लाई कर सके और इन पर अपना दबदबा बना सके, ठीक है। और बाद में यूएई, लीबिया, नाइजीरिया और अल्जीरिया ये भी इसके पार्ट बन गए इस चैनल के, ठीक है। तो राइट आंसर इज ए, ओपेक है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। G20 is the group of largest G20 is the group of 20 largest economics represented by their। ये जो G20 का ग्रुप होता है, जो ग्रुप है उनमें किस के थ्रू कौन सी मीटिंग कौन अटेंड करता है बताइए? लीबिया, IM7 इंडियंस। हाँ अभी ये सब अफ्रीकन कंट्रीज हैं यार, वहां पर तो जानते ही हो कुछ भी होता रहता है। अभी रिसेंटली 7 इंडियंस को किडनैप
कर लिया है। हाँ, बताइए इसका आंसर, गिव मी आंसर क्वेश्चन नंबर 19, गिव मी आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19, गिव मी आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। आंसर दो, हिंदी दिखाऊं? G20 विश्व की सबसे बड़ी 20 अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है जिसका प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? बताओ आंसर जल्दी। गिव मी आंसर। 19 का सुधांशु ने सी दिया है, बिल्कुल राइट आंसर। फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, G20 की जो मीटिंग्स होती है उसमें हमारे जितने भी कंट्रीज हैं उनके फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं और इसको मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर इज सी है इसका। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड वर्ल्ड बैंक, इनमें से किसे वर्ल्ड बैंक कहा जाता है? गिव मी आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, आंसर बताओ 20 का। वेरी गुड, राइट आंसर इज बी, IBRD। IBRD इसका फुल फॉर्म क्या होता है IBRD का? बताइए। इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, IBRD आपको मैंने पीछे भी बताया होगा। IBRD जो है वो सॉफ्ट लोन देता है, जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज है, जो पुअर कंट्रीज है, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है उनके डेवलपमेंट में। ठीक है, तो राइट आंसर इज IBRD। क्लियर हुआ? क्लियर? अब आज मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर भी आ गया। मैंने कहा चलो क्लास तो अपन करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं उतना फिट नहीं हो पाया हूँ, तो आज थोड़ा सा और आराम कर लूँगा, तो कल अपन पूरी मतलब ऑलमोस्ट 2 आवर्स बाद क्लासेस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, कल अपन मिलते हैं। ठीक है, फिर दोबारा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस नाइट, गुड बाय।